औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सेशन में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज हम जिस आर्टिकल को डील करेंगे वो आर्टिकल आपका है हेसिस लॉ, और इसको हम हीट ऑफ समेशन भी कहते हैं। अब हमें हेसिस लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ी? इससे पहले आपने चंद आर्टिकल्स पढ़े थे। बेसिकली आपने इंथाल्पीज़ को मेजर करने के मेथड्स पढ़े। आपने पढ़ा ग्लास कैलोरीमीटर से किस तरह इंथाल्पीज़ को मेजर किया जा सकता है। फिर आपने पढ़ा बॉम्ब कैलोरीमीटर से किस तरह इंथाल्पीज़ को मेजर किया जा सकता है। और फिर आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड एग्जांपल भी की, न्यूमेरिकल भी किया कि अगर वैल्यूज़ दी हों तो किस तरह आप उनकी इंथाल्पीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कैलोरी मीटर्स के अंदर इस्तेमाल करके उनकी इंथाल्पीज़ नहीं निकाल सकते। ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिनकी इंथाल्पीज़ आप ना तो बॉम्ब कैलोरी मीटर से निकाल सकते हैं, ना ग्लास कैलोरी मीटर से निकाल सकते हैं। किसी किस्म के कैलोरी मीटर से आप उनकी इंथाल्पीज़ को, उनकी हीट ऑफ समेशन को, उनकी आप हीट एनर्जी को, उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को, उनकी किसी टाइप की भी इंथाल्पी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आग उनको कंबस्ट करते हैं तब भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर उनको जो है फॉर्म करते हैं तो तब भी कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। कैलोरी मीटर आपको किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट उन कंपाउंड्स के हवाले से नहीं बताता। तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जहाँ पे कैलोरी मीटर्स फेल हो जाते हैं, वहाँ पे हम हेसिस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हेसिस लॉ बेसिकली क्या है, सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे मैंने वक्त बचाने के लिए लिख दिया है। तो इंथाल्पी हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी हम मेजर नहीं कर सकते ग्लास कैलोरीमीटर को। आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दीज आर नॉट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय द कंबाइनिंग टू रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट्स को डायरेक्ट कंबाइन करके आप उन कंपाउंड्स को नहीं बना रहे थे, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व थे उनकी फॉर्मेशन में। एक होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। मसलन जिस तरह आपने ये रिएक्शन, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, जिस तरह ये रिएक्शन आपका H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, गिव्स अस 2HI, दैट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया है। रिएक्टेंट से डायरेक्ट क्या बन गई? आपकी प्रोडक्ट बन गई है। तो अगर प्रोडक्ट को आप डीकम्पोज करते हैं, डायरेक्ट क्या बन जाता है? रिएक्टेंट। मतलब आप जब डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं उसमें फॉर्मेशन भी हो सकती है और फॉर्मेशन से डीकम्पोजिशन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनको डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता और इसी तरह उनको डायरेक्ट डीकम्पोज भी नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनटू देयर पार्ट्स। उनको उनके पार्ट्स में, उनके अज्जा में भी हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बने। एग्जाम्पल हम 4 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। मसलन CCl4 जो है, अगर हम कार्बन और क्लोरीन को कंबाइन करें, CCl2 को कंबाइन करें, तो ये कभी भी CCl4 डायरेक्ट नहीं बनता। यू आर फेमिलियर विद दीज रिएक्शंस, और रिएक्शन में भी आपको यहाँ पे करके देता हूँ कि क्यों और किस तरह ये प्रिपेयर नहीं होता। अब इस पे थोड़ा सा अब आपने ध्यान देना है। CCl4 प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं? आप लेते हैं मीथेन, मीथेन के अंदर ऐड करते हैं क्लोरीन। तो आप इसमें जो है वो डार्क लाइट इस्तेमाल करते हैं। आप सनलाइट में ये रिएक्शन नहीं करते, डिम लाइट में ये रिएक्शन जो है वो करते हैं। तो क्या बनेगा? एक H निकलता है, एक Cl निकलता है। HCl बना, पीछे क्या रह गया? CH3Cl। एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में फिर आप लेते हैं CH3Cl, फिर आप Cl2 से रिएक्शन करते हैं। अब क्या होगा? इसका एक H निकलेगा, इसका Cl निकलेगा, क्या बनेगा? HCl। अब क्या हो गया? इसका Cl इधर बन जाएगा, पीछे क्या रह गया? CH2Cl2। एक H यहाँ से निकल गया था, 2 रह गए, और इसका एक Cl इसके साथ जो है वो कंबाइन होकर Cl2 बना दिया। इसको दोबारा देखें। अब तीसरा स्टेप इसका जो है वो रिएक्शन का शुरू होगा। अगेन Cl2 आया, अब इसका एक Cl2 और इसका एक Cl और इसका H, ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? HCl, और पीछे जो बचेगा आप लिख ले CHCl3। अब 2 थे, एक मिल के 3 हो गया, यहाँ से एक निकल गया। अब इसी तरह आप CHCl3 लेते हैं और फिर इसको Cl2 से आप रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनेगा? HCl प्लस। अब H यहाँ से रिलीज और Cl यहाँ से निकल गया, एक Cl बच गया, तो ये अब आपका बना CCl4।
अब आप देख लें कि आप किस तरह यहां से यहां तक पहुंचे हैं। तो ये CCl4 कार्बन और क्लोरीन को डायरेक्ट कंबाइन करके नहीं बन सकती। जब नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी इंथाल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देयरफॉर इंथाल्पी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट डिटरमिन्ड डायरेक्टली, इसकी नहीं की जाती डायरेक्टली। ठीक हो गया जी। इसी तरह अब मैं एग्जांपल शॉर्ट देने लगा हूँ B2O3, ठीक है, बोरोन का ऑक्साइड है। इसको आप डीकम्पोज नहीं कर सकते। उसकी वजह डीकम्पोज क्यों नहीं हम कर सकते? क्योंकि ये भी डायरेक्ट रिलेशन, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बनता, बल्कि ये भी डिफरेंट स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इसकी फॉर्मेशन में। जब ये बनता नहीं तो इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। मगर आपने मसलन आपने लेना है B2O3 को कंबस्ट करना है, आपने इसको जलाना है बोरोन ऑक्साइड को। आप इसको नहीं जला सकते, ये हीट ऑफ कंबस्शन अब शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। जब ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी तो इस मॉलिक्यूल को आप डीकम्पोज आसानी से नहीं कर सकते। इट इज नॉट easily to decompose the B2O3 and it is also related with the Al2O3। और यही कॉन्सेप्ट आपका Al2O3 के साथ है। यू कैन नॉट ब्रेक द Al2O3, यू कैन नॉट डीकम्पोज द B2O3 एंड Al2O3 ड्यू टू द प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द ऑक्साइड्स। आप ऑक्साइड्स की प्रोटेक्टिव लेयर्स की वजह से इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अब क्या होता है, अब हम एग्जांपल 4 की तरफ आते हैं। आपने CO बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन जब होती है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इसको भी डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। उसकी वजह के इसमें CO2 बन गई है, CO2 की इंथाल्पी अपनी है। तो इसमें जब CO2 बनता है तो इसको भी आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए हम हेसिस लॉ इस्तेमाल करते हैं। हेसिस लॉ क्या कहता है? हेसिस लॉ ये कहता है जो मर्जी आप रूट इख्तियार करें कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एग्जांपल बनाने के लिए, आप 2 तरह के रास्ते इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक डायरेक्ट रास्ता है, एक इनडायरेक्ट रास्ता है, वो भी हम देखेंगे भी कैसे है। तो उस रास्ते को आपने इंडिपेंडेंट रखना है, यानी उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करना। रिजल्ट आपका एंड पे सेम आना चाहिए। सम ऑफ ऑल द एनर्जी शुड बी सेम, द एनर्जी चेंज शुड बी सेम, एनर्जी रिजल्ट शुड बी सेम। तो एनर्जी के रिजल्ट सेम होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? हेसिस लॉ। यहाँ पे मैंने रेड से लिखा भी हुआ है, ओवरऑल एनर्जी चेंज शुड सेम रिगार्डलेस द रूट। जो एनर्जी चेंज है ये आपका क्या होगा? ये आपका सेम होगा, आप इसमें रूट को नहीं देखेंगे। उसके अलावा इनिशियल और फाइनल कंडीशंस भी क्या होंगी? बराबर। इनिशियल और फाइनल स्टेट्स भी इसकी क्या होती हैं? यहाँ पे बराबर होती हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है? हेसिस लॉ कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? अब जरा पहली क्वेश्चन देखें। ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट इज कॉल्ड कार्बन। ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। दैट इज द डायरेक्ट रिएक्शन, दैट इज द डायरेक्ट रिएक्शन। उसकी इंथाल्पी आपको यहाँ पे ये लिखी हुई नजर आ रही है, डेल्टा H इज इक्वल टू -393.7 किलो जूल पर मोल, दैट इज द इंथाल्पी। उसके बाद आप देखें दूसरा रिएक्शन। अब आपका अब इनडायरेक्ट वे क्या है? इनडायरेक्ट वे क्या है? आप ले ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को हाफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें, क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इंथाल्पी है वो कितनी आई है? -110 kg पर मोल, -110 kg पर मोल। इसी तरह अब आपने क्या करना है? कार्बन मोनो को अगेन लेना है, और कार्बन मोनो के अंदर अगर हाफ ऑक्सीजन मजीद है, मतलब आपने ऑक्सीजन पूरी ली थी, आधी ऑक्सीजन आपने कार्बन मोनो के लिए इस्तेमाल की और आधी ऑक्सीजन आप किसके लिए इस्तेमाल होगी? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो क्या चीज बनेगी? -283 एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगी। अब जरा देखें इक्वेशन हम किस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको सिंपल डेल्टा H निकालना होता तो आप क्या करते? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, आप ऐसे करते। अब डेल्टा H1 आपका क्या है? -110, और डेल्टा H2 क्या है? -283, ये आपका है। और डेल्टा H की वैल्यू अभी हमने लिखी है। अब देखते हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं। तो हेसिस लॉ में क्या होता है? ये सारी वैल्यूज आपकी क्या होती हैं? बराबर। ओवरऑल एनर्जी चेंज शुड बी इक्वल, ओवरऑल एनर्जी चेंज शुड बी इक्वल। तो ये आपका -393.7 आता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आपका -393.7 ही जो है वो अप्रोक्सीमेट आपका बनता है। ठीक है जी। तो ये आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आई, ये आपकी ओवरऑल बन जाती है। ठीक है जी। तो ये -110 समथिंग जो है वो आएगा 0.7 में।
तो आप इसको देख लीजिएगा। ये वैसे बेसिकली हम इतनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये -110.7 जो है वो ये वैल्यूज़ की आती है, तब जाके ये वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं, बराबर। अब देख लें ये वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे 7 लिख ही लें ताकि आप बात कन्फ्यूज ना हो। ये देखिए दोनों आंसर आपके क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। दिस इज कॉल्ड हेसिस लॉ। और ये आपका जब हेसिस लॉ बनेगा तो हेसिस लॉ की डेफिनेशन क्या है, इफ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय द सेवरल डिफरेंट रूट्स the overall energy change should same regardless the route by which the chemical reaction occur। जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है उस रूट को आपने जो है वो निगलेक्ट कर देना है, एनर्जी चेंज आपका सेम होना चाहिए, और जो आप इनिशियल और फाइनल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये आपका इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, और ये आपने इसकी एग्जांपल जो है वो एक यहाँ पे डील की। अब हम इसके जो है वो आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको भी हम यहाँ पे डील करने की कोशिश करते हैं। अब मसलन क्या है, आपने क्या किया कि एक आपने पाथ लिया, मसलन लेट ए कैन बी कन्वर्टेड टू डी, ए कैन बी कन्वर्टेड टू डी। आपने ए को डी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, केमिकल चेंज आपने लेके आना है। तो अब ये सिंगल स्टेप में अगर आप करना चाहते हैं तो सिंगल स्टेप में अगर ये होता है, इन सिंगल स्टेप जो इंथाल्पी आएगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच, ठीक है। अगर एक स्टेप में आप करते हैं तो ये क्या होगा आपका डेल्टा एच। अगर जो है वो उसके रूट बनते हैं, ठीक है, अगर क्या होता है, इफ द रिएक्शन कैन हैव अ रूट, इफ अ रिएक्शन has a root from A to B, B to C and C to D, ठीक है जी। तो अब इनकी इंथाल्पीज जो है वो किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, मैं रूट बनाने लगा हूं। एक डायरेक्ट रूट है आपका A से D की तरफ, इस वक्त आपको जो डेल्टा है वो डेल्टा H कहलाता है। अगर आप जाते हैं A से पहले B की तरफ, वो आपका होगा डेल्टा H1, फिर आप जाते हैं B से C की तरफ, तो ये आपका डेल्टा H2 होगा, और अगर आप C से D की तरफ जाते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा H3 हो जाएगा। तो ये आपका रूट बन जाता है। तो अब मैथमेटिकली क्या है, समेशन ऑफ दिस साइकिल, समेशन ऑफ दिस साइकिल यानी डेल्टा H शुड बी इक्वल टू द जीरो, समेशन ऑफ इंथाल्पी शुड बी इक्वल टू द जीरो। और हेसिस लॉ बेसिकली यहाँ पे क्या कहता है, हेसिस लॉ कहता है कि डेल्टा H जो आप ले रहे हैं ये तीनों के सम के बराबर होना चाहिए, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो उसको ओवरऑल हम इस तरह जो है वो लिखते हैं, ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है। तो हेसिस लॉ इज सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ द मोर फंडामेंटल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही की एक जो है वो हम टाइप लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, उस एग्जांपल के साथ हम इसको डील करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या आप जो है वो करेगा और किस तरह इसको हम लेके चलेंगे। अब देखिएगा कि आपने एक रिएक्शन लिया NaOH और इसका आपने रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट और साथ बना वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस कर लें, 2 के साथ अगर आप NaOH को मल्टीप्लाई करवा दें सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपका सिंगल स्टेप में हुआ। तो इसके लिए जो डेल्टा H लिखा गया वो कितना था, -89.08 किलो जूल, ठीक है जी। ये डेल्टा H इसका यहाँ पे मेंशन किया गया। अब ये आपका जो डिफरेंट स्टेप्स लेता है, ये सिंगल स्टेप में नहीं होता बल्कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। किस तरह, अब आपका NaOH अगर लेते हैं, NaOH अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो सबसे पहले बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये देखें CO3 हो जाएगा, ये CO2 है, यहाँ पे एक O3 और H एज इट इज आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। इसके लिए जो डेल्टा H1 आप ले रहे हैं दैट इज -48.06 किलो जूल, ठीक है जी। ये आप एनर्जी इसकी जो है वो इस्तेमाल, ये पर मोल भी साथ आता है, ये बुक में भी सही कर लीजिएगा, किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। दूसरा स्टेप, अब ये वाला लेना है आपने सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट अगेन ट्रीट करेगा NaOH के साथ, क्योंकि आपने यहाँ पे कितने NaOH लिए थे, 2, इसलिए आपने दूसरा NaOH साथ इस्तेमाल किया। तो अब क्या बनेगा आपका, अब बनेगा Na2CO3
और साथ क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये अब आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। इसमें अब आपने क्या देखा, H2 डेल्टा H2 आपका कितना आता है, डेल्टा H2 आपका आएगा -41.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, ये बन गया। तो अब आप क्या करेंगे, हेसिस लॉ को, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H की वैल्यू अब आपके पास है -89.08 इज इक्वल टू, डेल्टा H की वैल्यू भी आपके पास है 48.06 प्लस -41.02। सॉल्व कर लें, 89.08 इज इक्वल टू -48.06 -41.02। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा -89.08। ठीक है जी, दोनों देखें अब क्या हो गई है, बराबर। तो हीट ऑफ रिएक्शन में बी एडिड अलजेब्रिकली एंड दिस प्रूव द हेसिस लॉ। आप इनको अलजेब्रिकली भी ऐड कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, आपको हेसिस लॉ को प्रूव कर रहा है। तो ये एनर्जी जो है वो यहाँ पे कंजर्व रहती है, दैट इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन आल्सो। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आ जाता है हेसिस लॉ का आर्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम जो है वो लेक्चर में देखेंगे बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह जो है वो डील करेंगे। आपने इस चीज़ को जो है वो आप समझना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।